चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जिसका कैमरा और माइक ऑन है ऑफ करिए प्लीज। दिलीप कुमार जी, कैमरा ऑफ करिए अपना। आज कुछ हम रेमेडीज की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर हेडिंग टू रेमेडीज टुडे। कैमरा ऑफ रखिएगा प्लीज सब लोग। कल हमने प्लांट्स के प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे फोकस किया था। एक्चुअल प्लांट्स से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, या हमारे रेमेडीज में प्लांट से क्या मिलता है, क्या आता है हमारे रेमेडीज में प्लांट्स के थ्रू। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते थे वो सब मैंने बताए थे। और उनके कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, जैसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, या प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में एंजाइम्स रहते हैं। दूसरे जो मिनरल्स हैं वो रहते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एल्कोलाइट्स मेन रहता है, जिसमें उसके सारे टॉक्सिक कंपोनेंट भी और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं एल्केलॉइड्स में। उस सब का एक नोट्स बना के भी मैंने आप लोगों को रात ग्रुप में सेंड कर दिया था। बिकॉज हमारी क्लास का जो पेस है वो मैक्सिमम हिंदी में है। 60%, या मैं बोलूँ 65% लोग कहीं ना कहीं हिंदी समझते हैं अभी जो ग्रुप में हैं। लेकिन 30-35% लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से हिंदी को समझ नहीं सकते हैं एक्चुअली। वो थोड़ा सुन तो सकते हैं, लेकिन उनको फिर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए नोट्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे जितने भी मैं भेजूंगा। बाकी जो क्लास के नोट्स हैं वो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे साथ के साथ, क्योंकि हर चीज़ भेजना पॉसिबल नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो एज ए नोट्स में भेजूंगा आपको। हर एक टॉपिक एज ए नोट्स भेजना पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे। तो वो नोट्स मैंने कल ग्रुप में सेंड कर दिए थे, टेलीग्राम में भी और यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में भी। सबने उसको डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट करा के आप रख सकते हैं अपने पास में। ठीक है। बस इन सब चीज़ों को ऐसे ही स्प्रेड मत करेंगे किसी के पास में। ये हमारी आप सबकी मेहनत है, सब कुछ जो हमें मिल रहा है। मैं पहले ही बोलता हूँ, आप मदद किसी की भी कर सकते हैं और करनी चाहिए आपको। कोई आपसे पूछता है आप डिजीज के बारे में बताइए, ग्रुप्स में जाइए। अलग अलग ग्रुप्स में, यहाँ 2-3 सीनियर लोग हैं हमारे, और जो इस ग्रुप में नहीं है ऐसे भी बहुत सारे सीनियर लोग हैं मेरे ग्रुप के, जो अब ग्रुप में पहले ट्रीटमेंट पूछते थे, अब ट्रीटमेंट बताते हैं लोगों को। तो उसी तरीके से हमें बनना है। इसमें थोड़ा 6 मंथ के आसपास का टाइम आपको लग जाएगा। 4 महीने ये जो चल रहे हैं इसी में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, और अगले 2 महीने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आके आप कुछ डिजीज पे तो कमांड हो जाएगी आपकी, जिसमें आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है। दूसरा, एक पीडीएफ मैंने आज भेजा है, प्लांट्स के नाम का भेजा है। टोटल 114 प्लांट्स हैं, उनके नेम क्या हैं और वो किस रेमेडी में ऐड किया गया है। किस किस 38 जो ओरिजिनल रेमेडीज हैं, जिनके नाम मैंने आपको कल परसों क्लास में बताए थे, वो किस रेमेडी में ऐड किया गया है, ये प्लांट्स का नाम भी मैंने भेज दिया है। इन प्लांट्स की डिटेल आगे हम पढ़ेंगे ही। जो भी कुछ पढ़ेंगे वो आपको मिलता रहेगा। इन प्लांट्स के पिक्चर भी आपको डेली मिलते रहेंगे। जो भी प्लांट पढ़ेंगे उसका पिक्चर भी आपको स्क्रीन पे डेली मिलेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अनिल चौहान जी, अगर मैंने ग्रुप में भेज दिया है तो वो सबको मिल गया है। ठीक है। ग्रुप में जाइए और डाउनलोड करिए उसको। दोनों ग्रुप में भेज दिया है, टेलीग्राम भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। इंडिविजुअली नहीं भेजूंगा मैं। 70 लोग हैं ऐसे, ऐसे तो मैं एक नोट्स को भेजने में मेरा टाइम चल जाएगा। आप देखिए ग्रुप में मिला पड़ा होगा जरूर। नहीं तो कोई रीसेंड कर देगा उसको ग्रुप में। वैसे तो आप अगर बाद में ऐड हुए हैं तो कोई ग्रुप में उसको रीसेंड कर देगा ताकि इनको मिल जाए। तो यहाँ इलेक्ट्रो जुगराज सिंह जी, आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑफ करिए अपना।
प्लीज। इससे रिकॉर्डिंग पे इफेक्ट आता है, फिर वो आवाज़ जो है वो डिस्टरबेंस उसमें रहता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं। वही कैमरे का ऑप्शन होगा आपके जूम में आ रहा होगा, उस पर उसको क्रॉस कर दो, बंद कर दो उसको। प्रिपरेशन ऑफ ईएच रेमेडीज, आज हम इस तरफ बढ़ते हैं। हालांकि ये फार्मेसी का पार्ट रहता है, लेकिन फिर भी हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कितने तरीके प्रिपरेशन के अवेलेबल हैं और किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। ये सब मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आप समझिए, एक वर्ड आप लोग यूज़ करते हैं, स्पैजरिक। एक्चुअल में ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। स्पैजरिक को हम एक्सट्रैक्शन के तरीके से देखते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला है वो स्पैजरिक है। ये दो वर्ड से मिलके बना है, स्पाओ और एजरियो। स्पाओ मीन्स सेपरेट करना, किसी पर्टिकुलर थिंग को, नेचुरल थिंग की बात मैं कर रहा हूँ, नेचुरल सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ। नॉट ओनली प्लांट बट एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेपरेट एंड देन रीयूनियन इट, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग, कल भी मैंने बताया था, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उनमें ब्रेक करना, उनको प्यूरिफाई करना और वापस में कंबाइन कर देना, दैट इज स्पैजरिक। कोहबेसन मतलब रीडिस्टिलेशन, फिर उसको डिस्टिलेट करना, ये ऐसी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस ही है। कोहबेसन भी, इसलिए स्पैजरिक कोहबेसन उसको बोला जाता है, या कोहबरेशन स्पैजरिक बोला जाता है। ठीक है। अब ये स्पैजरिक रीयूनियन ये सब, इसमें फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस भी आता है। मैंने बताया था सभी जो कंपनीज रेमेडी बनाती हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथीज की, वो सब इसको फर्मेंट जरूर करती हैं। फर्मेंटेशन में दो तरीके यूज करते हैं, कोल्ड फर्मेंटेशन, एक हॉट फर्मेंटेशन। एक कोल्ड फर्मेंटेशन मतलब जो एक नेचुरल प्रोसेस में उसको नेचुरल टेम्परेचर में फर्मेंट करते हैं, 35 to 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास। और कोई फर्मेंटेशन के लिए उसमें ईस्ट वगैरह कुछ ऐड किया जाता है ताकि वो चीज़ फर्मेंट हो जाए। कुछ लोग ईस्ट यूज नहीं भी करते हैं, वैसे जो कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं वो ईस्ट यूज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। पहले फर्मेंटेशन का प्रोसेस समझिए, कैसे प्लांट हमारी इसमें लोग यूज करते हैं, सभी सभी तरीके से ही। ये कोई फ्लास्क जैसे हो गया, ग्लास का फ्लास्क हो गया। इसमें जो अपना प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हमारे हो गए, इस प्लांट को क्रश करके जो भी इसका कंपोनेंट यूज किया जाता है उसको, प्लांट को तोड़ के, एक्चुअली क्रश करके नहीं बोलेंगे, प्लांट के पार्ट को तोड़ के अलग करके साफ करके, जैसे मान लो किसी प्लांट के रूट, लीव्स और जो तना है वो सब यूज किया जाता है, तो सबको पहले अलग कर लिया जाएगा, साफ कर लिया जाएगा उसको। साफ करने के बाद इस फ्लास्क में ऐड कर दिया जाता है, ग्लास के फ्लास्क में। और ये प्लांट के पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिए हमने। फिर इसमें वाटर, डिस्टिल वाटर ऐड किया जाता है, डिस्टिल वाटर, ताकि ये प्लांट आराम से इसमें डूब जाए, इसमें चले जाएं। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, अब इसको कोल्ड फर्मेंट करेंगे फिर तो समझिए 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको इतने टेम्परेचर पे उसको लगातार प्लांट को रखा जाता है इसमें। धीरे धीरे ओस्मोसिस का प्रोसेस होता है। ओस्मोसिस का प्रोसेस जैसे किशमिश वगैरह बनती है, वो लगभग वैसा ही प्रोसेस है। जो डिस्टिल वाटर है जैसे ही प्लांट में जाएगा, प्लांट के प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अपने साथ डिजोल्व करा के सॉल्यूशन में लेता चलाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बाद जो सॉल्यूशन है, जो पानी है, वो कलर उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही प्लांट के कंपोनेंट उसमें आएंगे। कुछ दिन बाद उन प्लांट्स को निकाल के फिर वापस उसमें दूसरे प्लांट ऐड कर दिए जाते हैं। एक प्रोसेस तो ये है, इस तरीके से फर्मेंट कर लिया जाता है। फिर एक हमें कलरफुल जो है सॉल्यूशन मिलता है इस तरीके से फर्मेंट करके। ठीक है। उस एक एक तरीका बता रहा हूँ आपको, एल्केमी से अलग, एल्केमी का भी बताऊंगा अभी। ये नॉर्मल जो कोहोबेशन लोग करते हैं, जिसको बताते हैं कि ये कोहोबेशन है, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये सॉल्यूशन निकल गया, ये कलरफुल सॉल्यूशन निकल गया। उसके बाद जो प्लांट का पार्ट बचता है, ये जो उसमें से निकाले जा रहे हैं हर बार, इनको भी वो लोग सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, स्पेसिफिक मशीन आती है उनके लिए।
फिर उसको डीकार्बनाइज किया जाता है। डीकार्बनाइजर मशीन भी आती है जिसमें जो राख होती है उसको रख के उसका कार्बन कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। 1000 डिग्री ऑफ टेम्परेचर पे उसको चलाया जाता है। और ये प्रोसेस भी लगातार 2 दिन 3 दिन चलता है। तो 1 किलो आधा किलो जो ऐश रहती है वो बहुत 10 20 30 ग्राम बच जाती है, बिल्कुल वाइट कलर की। उसको फिर वापस इस सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये क्या हो गया, यहाँ पे हमें टिंचर मिल गया एक तरीके से, इसको सीटी भी बोल सकते हैं आप, कोबेसन टिंचर, टी आई एन, या क्रूड टिंचर। टिंचर मिल गया हमें। और यहाँ से इनको गर्म करके इनकी ऐश बना ली जाती है, मतलब राख बना ली जाती है। और फिर वापस इन दोनों को मिला दिया जाता है, इन दोनों को मिला दिया जाता है। मतलब वो जो राख बची है उसको भी उसमें मिला दिया जाता है। फिर वापस उसको फिल्टर करके, और फिल्टर करने के बाद उसको ऐसे ही कलरफुल कंडीशन में यूज किया जाता है। ऐसे वो कंपनीज करती हैं जो कंपनीज क्रूड टिंचर या टिंचर जैसी चीजों को बेचती हैं जो कलरफुल हो रहता है। 100% काम करता है, ये भी पूरे तरीके से काम करता है। डिस्टिल वाटर में इसका एक्सट्रैक्शन होता है। पहला तरीका, एक तरीका तो ये हो गया। अब कुछ कंपनी कैसे करेंगी या कुछ लोग कैसे करते हैं उसको देखिए आप। कुछ कंपनी क्या करेंगी, ये जो हमें कलरफुल जो ऐश वैश सब कुछ मिला के मिला, कुछ लोग इसमें ऐश ऐड भी नहीं करते हैं, केवल जो पानी होता है, जो कलरफुल सॉल्यूशन होता है उसी को यूज करते हैं। उसको इस डिस्टिलेशन यूनिट में ऐड करेंगे जो मैंने दिखा रखी है ना इधर, यहाँ पे देखिए आप। वो जो कलरफुल सॉल्यूशन मिला उसको यहाँ इस फ्लास्क में ऐड कर देंगे, ये वाला फ्लास्क। और इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, कुछ लोग तो बॉइलिंग टेम्परेचर पे चलाते हैं, कुछ लोग वैसे ही उसको कोल्ड डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब 37 to 40 डिग्री टेम्परेचर पे। और ये भाप बनती है, मतलब स्टीम बनती है, और धीरे धीरे ये इस कंडेंसिंग ट्यूब से होते हुए यहाँ पे ठंडी होती हुई, धीरे धीरे ठंडी होते हुए इधर ड्रॉप बाय ड्रॉप मेडिसिन इकट्ठी होती चली जाती है। इसमें 90% 95% तक ये कलरलेस हो जाती है, मतलब इसमें लगभग कलर नहीं रहता। लेकिन जो प्लांट के स्मेल होती है, जो उसकी सुगंध होती है, जो उसका टेस्ट होता है, वो सब इसमें लगभग लगभग रहता है 70 80% तक। ठीक है, ये उनका एक क्रूड पार्ट बन गया। तो एक कंपनी जो कलरफुल क्रूड दे रही है, एक कंपनी जो 90 95% तक कलरलेस क्रूड बना रही है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, डिस्टिलेशन करके उसको देना चाह रहे हैं या डिस्टिल करके दे रहे हैं। दोनों में डिफरेंस रिजल्ट में कोई खास नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से बने हैं, दोनों में वही कंपोनेंट है, दोनों में ऐश भी है, दोनों में सब कुछ है। बस उसको डिस्टिलेशन किया गया है। जो डिस्टिलेशन किया गया है, जो ज़्यादा प्यूरिफाई है, अगर इसको गवर्नमेंट चेक करेगी तो इसमें हार्मफुल चीज़ें कम आएंगी। हालांकि उसमें भी कम आएगी, क्योंकि वो उसको भी ज़्यादातर लोग बॉइल्ड या ऐसी तरीके से ही यूज़ करते हैं। वैसे आज के परिवेश में बॉइल्ड करना चाहिए। हालांकि कुछ कंपोनेंट उसमें गायब होने का खतरा रहता है, लेकिन बीमारी से बचा जा सकता है। या फिर उसमें कोई ऐसा एजेंट मिला जाए, जैसे 10% RS उसमें ऐड कर देना चाहिए फर्मेंट होने के बाद में, ताकि उसमें जो बैक्टीरिया फंगस ये सब है ये खत्म हो जाए, धीरे धीरे फिनिश हो जाए। तो ये दोनों एक तरीके से यूज करने वाली चीजें हो गई, ये इसको भी कोहेशन ही बोलते हैं। मतलब वहां आगे कोहेशन ही इसको बोला गया है। दो प्लांट से जो उसके प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो पानी में निकाल लिए जाते हैं। और जो एस है उसको गर्म करके उसके सोल्ट वाली जो चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, वो सब अलग ऐश में निकाल लिए जाते हैं। क्योंकि कार्बन यूज करना, कंज्यूम करना खतरनाक रहता है। फिर उस ऐश को डीकार्बनाइज किया जाता है, और वो राख, ऐश मतलब राख, वो ऐश वापस सॉल्यूशन में मिला दी जाती है डीकार्बनाइज करने के बाद में। कुछ लोग ऐश नहीं भी मिलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब इस काम को कर रहे हैं, डिस्टिलेशन को प्लांट के तरीके को कर रहे हैं। एक चीज। दूसरा, आप बात करते हैं एल्केमी वाले। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा एल्केमी का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है उसको समझिए। एल्केमी वाला मेथड मैं बता रहा हूँ। जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, कल नहीं स्टार्टिंग में बताया था आपको, कि पैरासेल्सिस का जो प्रिंसिपल था वही लगभग लगभग उन्होंने ही वो चीज़ें बताई थी।
और एल्केमिस्ट उस टाइम फिर बाद में उन लोगों को बोला गया था। इसेंशियल ऑयल भी उसी तरीके से निकलते हैं। अब उसको सुनिए आप कैसे करेंगे। लगभग कुछ चीजें उसमें भी सेम रहती हैं। ये जो सामने डिस्टिलेशन यूनिट दिख रहा है, इसी का यूज होगा डे फर्स्ट से ही, पहले दिन से ही इसी का यूज होगा। आप समझिए ये। ये एक डिस्टिलेशन यूनिट हो गई। ठीक है। इसमें प्लांट के पार्ट को ऐड कर लिया जाता है और डिस्टिल वाटर ऐड कर लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक फ्लास्क पे। फिर नीचे इसको वो लोग बॉईल करते हैं। समझ रहे हैं, बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, कंडेंस ट्यूब निकलती है। और ये एक दूसरे में जाके इसको, जो इसका बॉईल करने के बाद जो भाप निकलती है, इसमें से जो स्टीम निकलती है, वो इधर कलेक्ट होती है। इसको वो लोग बोलते हैं कि हमने इसका ओड फोर्स निकाला है। ठीक है, क्या बोलते हैं? हमने इसका ओड फोर्स निकाल लिया। ओड फोर्स। ओड फोर्स। वाइटल कंपोनेंट ऑफ प्लांट। ठीक है। सल्फर उन्होंने निकाल लिया। सल्फर, मरकरी और सोल्ट, ये तीन चीजें बताई थी ना मैंने। तो उन्होंने सल्फर यहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप निकल रहा है और नीचे इकट्ठा होता जा रहा है यहाँ पे। एक पार्ट हो गया। ठीक है, एक पार्ट निकल गया। अब ये जो बचा, ये वाला पार्ट, बाद में ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। लगातार चलता रहता है कब तक? जब तक जितना पानी आपने इसमें इधर फर्स्ट टाइम ऐड किया था, लगभग उतना ही इधर इकट्ठा ना हो जाए। फिर ये प्रोसेस पूरा होने के बाद में इसको निकाल के एक यहाँ फ्लास्क में ऐड डाल दिया जाता है, इसको पूरे मटेरियल को, जो मटेरियल बचा है। और इसको बंद करके रख दिया जाता है, इसके लिए फर्मेंटेशन के लिए। ये स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में मैं जब साफ करूंगा उससे पहले ही, अगर किसी को चाहिए होगा तो। फर्मेंट कर लिया। माइक ऑफ करिए, वीडियो ऑफ करिए। हाँ जी। अब ये फर्मेंटेशन से भी एक सॉल्यूशन मिल गया यहाँ से। यानी कि ये हमारा एक कंपोनेंट बन गया ए, जो सल्फर है। एक कंपोनेंट यहाँ से मिल गया बी, इसका सॉल्यूशन जो फर्मेंट करके बचा। इसको मरकरी बोलते हैं वो लोग। ठीक है। फिर ये जो पार्ट बचा, ये वाला, बाद में इसको भी निकालेंगे। ये जो सॉल्यूशन है फर्मेंट करने के बाद इससे सॉल्यूशन बनेगा, ये बी है। और ये जो प्लांट कंपोनेंट बचे यहाँ पे, प्लांट के पार्टिकल बचे, इसको फिर हीट करके इसका क्या बनाया जाता है? ऐश। ठीक है। एक पार्ट ये मिल गया हमें सी। तो तीन कंपोनेंट हो गए, ए प्लस बी प्लस सी। फिर इज इक्वल टू स्पैजरिक बोलते हैं वो इसको। स्पैजरिक, ये वाला, ये एल्केमी मेथड है। हालांकि अब इसको फिर डिस्टिलेट, तीनों को आपस में मिला देंगे वो। तीनों को आपस में मिला देंगे, ए बी और सी को, और फिर वापस डिस्टिलेशन यूनिट में लेके आएंगे यहाँ पे। समझ रहे हैं? इधर ए बी सी निकाल लिए प्लांट से, वाइटल फोर्स निकाल ली उसकी, सल्फर मरकरी निकाल लिया उसका फर्मेंटेशन से। और उसको ऐश करके, गर्म करके, डीकार्बोनाइज करके उसका सभी सोल्ट निकाल लिए। और फिर तीनों को आपस में रीयूनियन कर दिया, जोड़ दिया। ये हो गया स्पैजरिक, मतलब रीयूनियन, सेपरेट देन रीयूनियन। फिर उसको डिस्टिलेशन में लेके आते हैं, यहाँ पे डिस्टिलेशन में लेके आएंगे। फिर उसको ऐसे ही भाप बन के उड़ाएंगे और नीचे निकालेंगे, भाप बन के उड़ाएंगे और नीचे निकालेंगे। फिर ये फिर 95% तक कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिलता है, क्रूड स्पैजरिक इसेंस। ये तीसरा मेथड हो गया। ठीक है। अब यहाँ दो चीजें और प्रचलित हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, दो नाम और सुनेंगे आप। जिम्पल मेथड और क्रोस मेथड। ठीक है, ये भी सुनेंगे आप, इसको भी समझा देता हूँ।
वैसे जिसमें ऐश मिलाई जाती है, जिस भी स्पैजरिक में ऐश मिलाई जाती है, ऐश मिला के और फिर उसको छान के यूज किया जाता है डिस्टिलेशन किए बिना, ठीक है, वो सिंपल मेथड है। ज्यादातर दो तीन बड़ी कंपनियां हैं, नाम नहीं लूंगा, जो इस तरीके से बनाती हैं, बहुत फेमस है, बहुत रिजल्ट भी अच्छे हैं उनके। दूसरा क्रोस मेथड। क्रोस मेथड उस इसमें फिर यही सेम चीज बिना ऐश के, मतलब जो लोग ऐश नहीं मिलाते हैं और ऐश नहीं मिलाने के बाद फिर भी उसको डिस्टिलेशन करते हैं, ये हो गया हमारा जिम क्रोस क्राउस मेथड, CRAUSS, XIMPLE, जिम्पल। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आपको सर्च करने से ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ये होम्योपैथिक फार्मेसी का पार्ट भी है वैसे। और मतलब लगभग लगभग ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से रेमेडी यूज होती है। अभी मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है। तो ये एल्केमी वाला मेथड हो गया, एक तरीका ये हो गया इसको यूज करने का। ABC तीन कंपोनेंट निकालेंगे, फिर उनको मिक्स करेंगे। कुछ लोग केवल दो कंपोनेंट निकालते हैं फर्मेंट करने के बाद, कलर फुल सॉल्यूशन और ऐश, उन दोनों को मिला के। लेकिन फर्मेंटेशन सभी में है, यानी कि मेडिसिन में कोई खास बड़ा अंतर नहीं है, कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादातर डिस्टिलेशन का अंतर नजर आ रहा है बस। ठीक है, लगभग वही चीज है। प्लांट के प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही सॉल्यूशन में आते हैं, चाहे कैसे भी बनाए। एक दूसरे के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिसिन ऑथेंटिकली बनाई है, ओरिजिनल प्लांट से बनाई है, चाहे सूखे से बनाई है, चाहे चाहे ड्राई प्लांट से बनाई है, चाहे ग्रीन प्लांट से बनाई है, सभी में रिजल्ट आएंगे। मैंने सब यूज करके देख रखे हैं। हाँ, जो फ्रॉड करते हैं वो अलग चीज है, मदर टिंचर से बना के दे रहे हैं, वो गड़बड़ करेगा, कई बार रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें सारे प्लांट्स नहीं है, सभी प्लांट्स के मदर टिंचर अवेलेबल नहीं है। केवल 78, 75, 78 के आसपास के मदर टिंचर इजिली मिल पाते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, देखो ये तो सब हम लोग आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं। एक कंपनी वाले मेरे पास आते रहते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कंपनी है हमारे पास में ही, सिटी का नाम भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप नाम समझ जाएंगे। उन्होंने मुझे कुछ सैंपल दिए, मैंने कहा भाई मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट ही यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी वो दे गए कि सर रिजल्ट आएगा तो मंगा लेना, अपनी वीडियो में डाल देना। उन्होंने एक कैप्सूल दिया मुझे मेल प्रॉब्लम के लिए कि ये हमने बनाया है सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ये है वो है। मैंने एक पेशेंट को दिया, उसने बोला कि सर लग तो रहा है मुझे कुछ हुआ है, लेकिन ये सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे सिल्डालाफिल या टाडालाफिल काम करते हैं। मुझे शक हुआ, मैंने कैप्सूल खोल दिया, वो खोल के टेस्ट किया, बिल्कुल कड़वा, एकदम बिटर। यानी कि उन्होंने उसमें एलोपैथिक रेमेडी मिक्स करके बेच रहे हैं EH के नाम पे। फिर उस कंपनी के मैंने और प्रोडक्ट जो मुझे देके गया था वो निकाले सारे। उन डिजीज में जिनमें हम बहुत नेगेटिव रेमेडी चलाते हैं, जैसे हाई BP का कॉम्बिनेशन दे के गए वो मुझे, मैंने उसको खोल के देखा, वो बिल्कुल कलरफुल एकदम। यानी कि होम्योपैथी के मदर टिंचर, क्रेटेगस, अर्जुना और राउल्फिया वगैरह मिक्स करके वो बनाया हुआ है। जबकि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अगर हाई BP के लिए देंगे तो हम तो बहुत डाइल्यूटेड देंगे, 30 में देंगे, 200 में देंगे, D10 में देंगे। उसमें तो बिल्कुल भी कलर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें, ना कलर होगा ना स्मेल होगी। उसमें स्मेल भी है, टेस्ट भी है, कलर भी है, यानी कि वो मदर टिंचर बना के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फूड का उसने लाइसेंस लिया हुआ है। और प्लांट इस जो स्पैजरिक है वो फूड में आता है, अभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फार्मेसी तो है नहीं। हाँ, कोई कोई चीज ऐसी है भाई जिसको मैं मान सकता हूँ कि मान लो D2 में दे दिया, हालांकि मैं D1 D2 देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई बार हो सकता है। लेकिन इतना कलर नहीं आएगा उससे भी, हम D2 की या D1 की डोज कैसे देंगे? 30 ml डिस्टिल वाटर में हम कुछ बूंदे D1 के मिक्सचर की डालेंगे, कुछ बूंदे D2 के मिक्सचर की डालेंगे, उससे उसमें 30%, 35% तक कलर आएगा बस, 30% तक, जब D1 D2 से जलेंगे। लेकिन पूरा कंप्लीट कलर हो जाए, और वो भी हर डिजीज में थोड़ा ही, जहाँ रिक्वायर्ड है, लो मान लो लो BP है किसी का, या किसी को, या कोई ऐसे प्लांट बना लिए हमने अलग से।
जैसे मैं कई बार अश्वगंधा को ले आता हूँ, उसका निकाल लेता हूँ एक्सट्रैक्ट। हालांकि डिस्टिलेशन नहीं करता, मैं फर्मेंट करके रखता हूँ उसको, फिर उसको छान के और उसकी राख को थोड़ा जला के उस टाइप से थोड़ा बहुत मिक्स करता हूँ, क्योंकि डिकार्बोनाइज का प्रोसेस हमारे से नहीं हो पाता है। तो ये आप समझिए, इन सब से बच के रहिए। ठीक है। आप क्रूड कहीं से ले रहे हैं वो ठीक है, वो सब आपके हाथ से हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन क्रूड मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वो फिजिशियन के लिए नहीं है, वो फार्मेसी के लिए है, या उन लोगों के लिए है जो रेमेडीज बनाते हैं। जैसे मैं भी आप लोगों के लिए इतनी सारी मेडिसिन बनाता हूँ। D3 है, पेटेंट प्रोडक्ट हैं, कॉम्प्रेसिज हैं। और ये सब तभी शुरू किया जब लोगों को अच्छी मेडिसिन नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। फिर मैंने मिली, लगभग दो, दो क्या तीन फार्मेसी से मैं लेता हूँ। 114 प्लांट के अलावा भी प्लांट में मंगाता हूँ, जो मेरे EH 1 2 3 4 5 और बाकी जो T3 बेस प्रोडक्ट हैं उनमें डलते हैं। लेकिन मैं वैसे नहीं सीधा, भाई क्रूड दीजिए मुझे प्लांट का, और बिना RS वाला, डिस्टिल वाटर वाला दीजिए, फिर मैं बाद में 10% खुद मिला लेता हूँ उसमें, वो खराब नहीं होता। लेकिन ये, इसके लिए बहुत सारे आपका इन्वायरमेंट चाहिए, अब बहुत सारा मेंटल कंसंट्रेशन चाहिए, कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है, मान लो उसी कंपनी से क्रूड मैंने लिया है, मैं सारी दुनिया को मेडिसिन दे रहा हूँ, 100% रिजल्ट है, और वहीं एक आदमी बोला जी मैंने भी उससे लिया था, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, ऊपर से खराब हो गया। होगा ही। फिजिशियन के लिए नहीं है, फिजिशियन अगर फार्मेसी का काम करेगा तो कैसे चलेगा काम। ये सब आपस में लड़के कंपटीशन करके सब उल्टा सीधा कर रहे हैं सब, उससे गड़बड़ हो रही है, EH के लिए नुकसान हो रहा है। खैर ये, हम उस तरफ नहीं जाते हैं। मैंने जो ईमानदारी से आपको बताना था किस तरीके से मेडिसिन बन रही हैं, और उन लोगों से बच के रहना है जो इस तरीके से कर रहे हैं, मैंने बताया। ये डायरेक्ट टू यूज पेटेंट में हो रहा है ऐसे, डायरेक्ट टू यूज पेटेंट में ऐसा हो रहा है। फिर क्या होता है, वो दे रहे हैं, जब तक दे रहे हैं, रिजल्ट है मदर टिंचर से, वो देता है कई बार, और कई बार थोड़ा एग्रेवेशन भी उससे हो जाता है, या बंद करते ही फिर वापस स्थिति स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनसे रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट आ रहे हैं उनसे भी। भाई होम्योपैथिक मेडिसिन है, रिजल्ट तो मिलेंगे ही। मदर टिंचर है वैसे भी, हालांकि मदर टिंचर मैंने बताया था कि लगभग EH का ही पार्ट है, होम्योपैथी का पार्ट वो है भी नहीं। होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट में नहीं है, मदर टिंचर है लेकिन बहुत बाद में ऐड किया गया। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन से डायलूशन होंगे, डायलूशन क्या होंगे, कौन से डायलूशन हमें क्लिनिक में रखने हैं, अपने पास कितनी मेडिसिन रखनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लीगल एस्पेक्ट भी बताऊंगा, आपके पास क्लिनिक में क्या रहना चाहिए, ताकि कोई परेशान ना करे। और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज मैंने बताया था कि 4 5 स्पेसिफिक बेस बताऊंगा मैं आपको इस बार। पहली बार जो आपको आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो आपके पास रहेंगे, आपकी टेबल पे बने हुए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। कुछ कंप्रेस बताऊंगा, वो आपके पास बने रहने चाहिए, सारे कंप्रेस को 450 ml में बना के रख लें आपको अपने क्लिनिक में ही। 450 ml की बोतल आपको मिल जाएंगी प्लास्टिक की, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। और नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा आपको, पर्सन है एक, बनारस में है शायद, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आप उनसे मंगा सकते हैं। और कुछ 30 ml, कुछ 100 ml, और पेशेंट को देने के लिए आपके पास 10 ml, 15 ml, 30 ml और 100 ml, ये बोतल आपके पास रहनी चाहिए। सिरप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको बना के रखना है, हालांकि मैं फिर बोलूँगा कि फार्मेसी का पार्ट है, लेकिन क्योंकि इतनी डेवलप्ड फार्मेसी नहीं है, आपको लग रहा है कोई मेडिसिन सिरप में देनी है, मतलब कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा ऐसी भी जो 5 ml BD हम देंगे, या TD देंगे, 5 ml TDS, 5 5 ml, तो वो 100 ml की या 200 ml की बोतल में सिरप बेस बना सकते हैं आप उसको। मीठा करने के लिए उसमें स्टीविया की जो ड्रॉप है वो आप मंगा लीजिए अपने पास, उससे शुगर वालों पेशेंट को भी नुकसान नहीं होता है, थोड़ी मीठी भी हो जाती है। प्रिजर्व करने के लिए आप केवल 7% RS यूज करेंगे उसमें, ये ध्यान रखना।
एक गवर्नमेंट रूल भी है कि फूड प्रोडक्ट में आप 6-7%, पूरा याद नहीं है लेकिन शायद 7% एल्कोहल RS मिक्स किया जा सकता है। तो 100 ml में 7 ml आप RS ऐड कर देंगे, 20-25 ड्रॉप्स स्टीविया की ऐड कर देंगे। ठीक है। कोई फ्लेवर चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर के लिए फ्लेवर की भी ड्रॉप अवेलेबल है आजकल। कलर की भी ड्रॉप अवेलेबल है, आप कलर चाहें उसको कलर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सिरप का बेस बन जाएगा। फिर उसमें मेडिसिन कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे लेना है वो आप सब आगे आएगा ही हमारे, जब मैं एक्सटर्नल और दूसरी प्रिपरेशन आपको बताऊंगा क्लास में, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो ये कॉम्प्रेस, ये दो चार इस तरीके की चीज़ें आप रख सकते हैं। और बाकी फ़िलहाल तो ये बेसिक की क्लास है, और हमें मेन पर्पज इसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझना है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, रेमेडीज़ क्या हैं, कैसे प्रिपेयर हो रही हैं, ये भी पार्ट अलग है। हालांकि फार्मेसी सब्जेक्ट ही अलग होता है, लेकिन फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे बनती हैं, और होम्योपैथी से कैसे डिफरेंस है। अब होम्योपैथी में कैसे होता है, मदर टिंचर जो बनता है, फिर उसको आगे मदर टिंचर को यूज़ करने के बाद फिर आगे उसको डाइल्यूट किया जाता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ एक पर्टिकुलर फ्लास्क लेके कांच का, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा कनेक्ट कर लेना कल की तरह आप लोग। एक कांच का वो जो है बोतल जैसी कुछ फ्लास्क टाइप ले लेते हैं, और मान लो अल्फा अल्फा का मदर टिंचर निकालना है, तो अल्फा अल्फा जो प्लांट है उसको क्रश करके उसके सारे कंपोनेंट को बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर लिया जाता है। कुछ लोग इसमें 100% RS फिलअप कर लेते हैं, कुछ लोग RS+DW फिलअप करते हैं, इसमें RS की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। नहीं, मैंने कोई मतलब नहीं बताया सर अभी। मयंक मल्होत्रा जी, मैंने कोई मतलब नहीं बताया, मतलब अब आपको बताया ही नहीं है कि क्या रखना है। मैंने बताया मैं बताऊंगा क्या रखना है, वेट करिए आप। कुछ लोग बिल्कुल न्यू भी हैं, मैंने कल भी बताया था, मैं जंप नहीं करूंगा टॉपिक को। फर्स्ट डे में ही मैं फॉर्मूला, डाइल्यूशन, 200, 1000 इसमें चला जाऊंगा तो नए लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना। उन लोगों को साथ में लेके चलना है मुझे जो पहली बार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीख रहे हैं, और ऐसे 8-10 लोग हैं इसमें। आप लोगों के लिए भी बहुत सारी नई चीज रही होंगी, जो सीख चुके हैं, जिनको पता है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, लेकिन चलना जीरो से ही है। तो इस तरीके से वो इसको निकालते हैं, और वो इसी फ्लास्क को बंद करके रख देते हैं, बस इसको हिलाते हैं डेली फिर कुछ दिन तक। बाद में इसको छान के अलग कर लिया जाता है, वो उनका मदर टिंचर हो गया। ठीक है। फिर इसको आगे पोटेंटाइज करते हैं वो अपने ज़्यादातर 1:9 के रेशो में, जो